प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर की ई कंटेंट कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रशांत पवार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आज आपको शास्त्री द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र भारतीय शासन और राजनीति का टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करवाऊंगा। इस टॉपिक का अध्ययन करने के बाद में आप विद्यार्थियों के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो उसका उत्तर इस कॉलेज के YouTube चैनल पर आप मेरे से रूबरू कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ज्ञात है कि जब भी कोई पुस्तक या ग्रंथ लिखा जाता है तो उसका लेखक उस पुस्तक के बारे में सार रूप में, संक्षेप में समरी लिखता है, जिसको प्रस्तावना या प्राक कथन कहा जाता है। यानी बिल्कुल थोड़े शब्दों में, सार रूप में पूरी पुस्तक का निचोड़ लेखक लिखता है। ठीक उसी प्रकार आपको पता है कि भारत का संविधान भी लिखा गया है, पुस्तक के रूप में लिखा गया है, एक ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इतने बड़े संविधान को लिखने के बाद सार रूप में, निचोड़ के रूप में, बहुत ही थोड़े शब्दों में पूरे संविधान को समझाने के लिए समरी के रूप में प्रस्तावना का निर्माण किया गया है और उसे संविधान में स्थान दिया गया है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, जो कि प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, उद्देशिका। इस प्रस्तावना को जब संविधान बन रहा था उस समय भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया। देखिए, यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न बन जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किस प्रस्ताव के आधार पर हुआ है और उस प्रस्ताव को किसने पेश किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया। यहाँ हमें यह ध्यान देना होगा कि विश्व में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना बनाई गई थी। सबसे पहले अमेरिका में प्रस्तावना बनाई गई थी संविधान में। उसके बाद विश्व के जो भी संविधान बने हैं, लिखे गए हैं, उन सभी में प्रस्तावना का उल्लेख है। इसके बाद इसको कई देशों ने अपनाया। प्रस्तावना के बारे में नानी पालकीवाला ने, जो कि एक संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है।
जिस प्रकार परिचय पत्र को देखने से व्यक्ति का बायोडेटा, व्यक्ति का परिचय प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ने से भारत के संविधान का परिचय, बायोडेटा हमको मिल जाता है। ठीक है। अनेक विद्वान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये सवाल अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत के संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा भारत के संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। एक और प्रश्न इसमें यहाँ बन जाता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जो शब्द हैं, जो वाक्य विन्यास है, वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, वाक्य विन्यास है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। कौन से संविधान से, ये आप नोट कर लीजिए। संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए इसके बाद में हम आगे की स्लाइड देखते हैं। ये देखिए आपके सामने ये संविधान की प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। अब आप पढ़ना शुरू कीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार ये हूबहू आपके सामने जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है, वो मैंने आपके समक्ष रखी। अब इस प्रस्तावना को हम विस्तार से आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। प्रस्तावना का मूल पाठ पढ़ने के बाद इस स्लाइड में आप देखिए कि मूल पाठ से हमें प्रस्तावना के 4 मूल तत्वों के बारे में पता चलता है, जो कि इस स्लाइड में दर्शाए गए हैं। ध्यान दीजिए। नंबर 1, प्रस्तावना से हमें संविधान के अधिकार का स्रोत मालूम चलता है। प्रस्तावना कहती है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं। जैसा कि प्रस्तावना का आरंभ इस शब्द से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ से प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इस शब्द से ये सिद्ध होता है, हम भारत के लोग, कि भारत में ये संविधान भारत की जनता ने बनाया है और भारत में सत्ता का, शासन का, सरकार का अंतिम स्रोत भारत की जनता है और भारतीय संप्रभुता भारतीय जनता में निवास करती है। नंबर 2, प्रस्तावना से हमें भारत की प्रकृति के बारे में पता चलता है। प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, प्रस्तावना से हमें संविधान के उद्देश्यों के बारे में पता चलता है। हमने प्रस्तावना पढ़ी, इससे हमें संविधान के उद्देश्य पता चले। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 4
संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य हैं। और नंबर 4, प्रस्तावना पढ़ने से हमें इसके लागू होने की तिथि का पता चलता है, वो है 26 नवंबर 1949। ये यहाँ पर ये सवाल अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का संविधान कब अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, तो हमारा उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यहाँ आप ध्यान दें, इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी एक सवाल है कि भारत में संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर की तिथि को मनाया जाता है। इस दिन ये पूरा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू 26 जनवरी 1950 से हुआ। इसलिए 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। आगे की स्लाइड देखिए आप। प्रस्तावना में जिन मुख्य शब्दों का प्रयोग किया गया है वे अपने आप में एक आदर्श हैं। इन आदर्शों की पूर्ति भारत के संविधान में की गई है और शासन का ये प्रयास किया गया है कि प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं उनकी पूर्ति नित्य प्रतिदिन के शासन में हो। देखिए आप, प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। आगे की स्लाइड में मैं इनका विस्तार से आपको वर्णन करूंगा, आपको विस्तार से इसको समझाऊंगा। आगे की स्लाइड में चलते हैं अपन। अब देखिए, पहला शब्द आ गया संप्रभुता। यहाँ हम संप्रभुता का अर्थ समझेंगे। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद है अधिराज्य, यानी किसी के अधीन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने मामलों, आंतरिक मामलों और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक संप्रभु देश उसे कहा जाता है जो अपनी घरेलू नीति में निर्णय स्वयं लेगा, यानी हम अपने घर में यानी भारत में क्या नीति बनाएंगे, कैसा बजट बनाएंगे, कौन सा कार्यक्रम अपनाएंगे, ये हम किसी अन्य देश से नहीं पूछेंगे, ना ही उसकी राय लेंगे। ठीक इसी प्रकार विदेशी मामलों में भी हम किस देश के साथ संबंध रखेंगे, किस देश के साथ संबंध नहीं रखेंगे, किस देश के साथ व्यापार करेंगे, किस देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे, ऐसे निर्णय भी हम स्वयं लेंगे, अन्य किसी देश को पूछ कर नहीं लेंगे। तो ऐसा देश जो अपने घर के निर्णय और घर के बाहर यानी विदेशी मामलों के निर्णय स्वयं लेता हो, उसे एक संप्रभु देश कहा जाता है। और भारत के संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत भारत को एक संप्रभु देश घोषित किया गया है। दूसरा शब्द है समाजवादी। ये शब्द पहले संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ये बाद में जुड़ा है। समाजवाद का अर्थ आप समझिए, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवाद। अब यहाँ साम्यवाद और समाजवाद में अंतर आपको समझना होगा। समाजवाद अमीरी गरीबी के भेद को कम करना चाहता है, जबकि साम्यवाद अमीरी गरीबी के भेद को मिटा देना चाहता है। तो हमने अमीरी गरीबी के भेद को कम करने वाला शासन अपनाया है, जिसको समाजवाद कहते हैं। और भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी लोकतांत्रिक तरीकों से हम अमीरी गरीबी का भेद कम करना चाहते हैं। और यह समाजवाद गांधीवाद के ऊपर आधारित है। यह आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा है
कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज़्यादा है। तो इस प्रकार ये समाजवाद का अर्थ आपके सामने स्पष्ट हो गया है। फिर देखिए तीसरा शब्द पंथ निरपेक्ष। अनेक पुस्तकों में, अखबारों में, टीवी शोज में अनेक लोगों को आपने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हुए देखा होगा, लेकिन हमारे संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए धर्म और पंथ में क्या अंतर है। आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में धर्म का अर्थ बताया गया है धार्यते इति धर्मा, यानी वे सिद्धांत जो जीवन में धारण किए जाने योग्य हो वो धर्म हैं। जैसे देश की सेवा, माता पिता की सेवा, परोपकार, क्षमा भाव, दया भाव, ये जीवन में धारण किए जाने योग्य है, ये धर्म हैं। जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पंथ हैं। पंथ यानी रास्ते हैं, मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। तो हमने धर्म से निरपेक्ष नहीं हुए हैं। हम जीवन में जो सिद्धांत है उससे निरपेक्ष नहीं है, बल्कि हम भगवान तक पहुंचने के रास्ते जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पंथ जो हैं, उससे हम निरपेक्ष हैं। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी पंथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी पंथ हैं वे सभी समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। चौथा शब्द जो प्रस्तावना में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। ये प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। हम सभी को पता है कि हर 5 साल बाद में भारत के राज्यों में भी चुनाव होते हैं और भारत के लिए भी चुनाव होते हैं, और चुनाव में जो विजय प्राप्त होते हैं वो शासन की बागडोर संभालते हैं। इसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो है गणतंत्र। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, राजशाही और लोकतंत्र। राजशाही यानी राजा की व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होती है, और उत्तराधिकारिता यानी उसका पुत्र, उसके बाद में उसका पुत्र के माध्यम से पद आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका में। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल है। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति रहती है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। अब आप इसको शॉर्ट में समझिए। भारत का जो राज्य प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि राजा का बेटा राजा होता है। तो भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में गणतंत्र है। आगे की स्लाइड अपन देखेंगे। छठा जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है। एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। पहला, समाज में जो लोग हैं
उनका सामाजिक न्याय हो, यानी समाज में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं हो, समाज में जाति व्यवस्था का कोई भेद नहीं हो और समाज में सभी लोगों को अपनी उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो, इसको सामाजिक न्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय में सभी को काम मिले, सभी को रोजगार मिले और बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और अपंगता यानी विकलांगता की स्थिति में राजकीय आर्थिक सहायता प्राप्त हो, इसको आर्थिक न्याय कहते हैं। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में बताया गया कि सरकार आर्थिक न्याय का भी प्रयास करेगी। साथ में तीसरा शब्द है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी लोगों को मत देने का, वोट देने का अधिकार मिले, सभी लोग शासन के पद ग्रहण कर सकें और सभी लोग शासन की आलोचना कर सकें। यदि शासन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो सरकार की आलोचना कर सके, इसे राजनीतिक न्याय कहते हैं, जो कि मौलिक अधिकारों के द्वारा और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा साकार किया गया है। सातवां इंपॉर्टेंट शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति यानी बोलना, विश्वास यानी आपका किस धर्म में विश्वास है और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रस्तावना में स्वतंत्रता की भी कल्पना भारत के संविधान में की गई है और भारत की जनता को दी गई है। आठवां है समता या समानता। समता या समानता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की उपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम हैं, जो कि मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताए। जिस प्रकार न्याय के 3 आयाम हैं, उसी प्रकार समानता या समता के भी 3 आयाम हैं। नंबर 1 सामाजिक समानता, समाज में समान रूप से व्यवहार किया जाए सभी धर्मों और सभी पंथों के लोगों के साथ, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं हो। राजनीति में भी सबको समान समझा जाए, किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाए। और अर्थव्यवस्था में भी बिना किसी भेदभाव के सभी को सरकार की नौकरियां करने का, सरकार के लाभ प्राप्त करने का, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने का अवसर मिले, इसको आर्थिक समानता कहते हैं, जिसकी परिकल्पना भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई है। नम्मा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है वो है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है, ध्यान दीजिए आप यहाँ, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में यानी भाईचारे में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करे, और दूसरा देश की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित रखे। ये जो अखंडता शब्द है ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार अब ये भी प्रश्न बन जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने नए शब्द संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए। तो हमारा उत्तर होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। अब अगला जो सवाल बनता है वो है संशोधन के बारे में। ये देखिए आप, जब से ये संविधान बना है और लागू हुआ है 1950, वहाँ से लगाकर अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो क्रमांक है 42वां 1976। एक ही बार संशोधन हुआ है और 3 शब्द
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। और जब इसको कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती दी गई तो न्यायालय ने भी इसको ठीक ठहराया कि इस प्रकार का संशोधन ठीक है और ये 3 शब्द जो जोड़े गए हैं वो हर प्रकार से कानूनी रूप से जोड़े गए हैं। अब आप देखिए इस स्लाइड में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक मामलों में प्रस्तावना को लेकर व्याख्याएं दी है, वो इस स्लाइड में दी गई है। ये देखिए आप, केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था, संप्रभु व्यवस्था, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोई नया आदर्श जोड़ना चाहते हैं, जनता को कोई और लाभ देना चाहते हैं, जनता का भलाई का कोई और कार्य करना चाहते हैं तो वो हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत संप्रभुता का, स्वतंत्रता का, न्याय का, गणतंत्र का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये जो मूल ढांचा है इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्क संगतता अथवा निष्पक्षता प्रदान करते हैं। संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो गया था। बेरूबारी यूनियन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती का मामला जब आया तब कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले से सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है। तो परीक्षा में सवाल आ जाए कि भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो भारत के संविधान में नंबर 1 प्रस्तावना शामिल है, नंबर 2 395 अनुच्छेद शामिल है और नंबर 3 12 अनुसूचियां शामिल है और नंबर 4 बाकी जो परिशिष्ट हैं वो भी शामिल है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझा और विचार किया। साथ ही मैंने आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताया। फिर भी आप विद्यार्थियों के मन में यदि कोई शंकाएं रह जाती है या कोई प्रश्न रह जाते हैं तो राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर का यूट्यूब चैनल है जिस पर यह वीडियो अपलोड है, उसके नीचे जो आपसी वार्तालाप का बॉक्स है उसमें आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही आपका कोई प्रश्न आएगा वैसे ही मैं यूट्यूब के चैनल पर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।